बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अगर आप लाहौर में हैं या गिरदो नवा में हैं तो सुबह सुबह बारिश ने आपको वेलकम किया होगा। बहुत सारे, वैसे तो रात को भी बारिश हो रही थी बहुत सारी जगहों पे, और सुबह फजर के टाइम से ये सिलसिला जारी है और अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। लेकिन बारिश के बाद की सूरत हाल में बात करेंगे। अच्छी खबर से हम आगाज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बुरी खबर की तरफ लेकर आते हैं। वो ये कि सड़कों पे पानी बहुत ज़्यादा जमा है। मैं जब ऑफिस आ रही थी तो बहुत सारी मेन रोड्स के ऊपर पानी था, लेकिन उसको निकाला जा रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं इनफैक्ट कि लाहौर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो थोड़े नीचे हैं और वहाँ पर पानी जो खड़ा होने की रफ्तार है वो बहुत, जैसी बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है और फिर उसको निकालने का अमल भी खासा सुस्त रवि का शिकार रहता है। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है? मुख्तलिफ अजला में बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अफसोसनाक वाक़या है। लाहौर का इलाका है शाहकाम, जिसमें गाँव में एक घर की छत गिरी है। इस वक्त रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये फुटेजेस आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे नुमाइंदे सुलेमान चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ओवरऑल मौसम की सूरत हाल पे तो बात करेंगे और साथ साथ इस वाक़े के हवाले से भी जानेंगे। सुलेमान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा मौसम की सूरत हाल के हवाले से बताएं। इस वक्त भी बारिश जारी है और मैं आपके पीछे भी देख सकती हूँ। ओवरऑल क्या रिपोर्ट है लाहौर की, बारिश के बाद भी और बारिश के दौरान भी? अरमला, जो जून का जैसे महीने शुरू हुआ तो लाहौर में सख्त गर्मी जो है वो देखने को मिली थी। लाहौर का जो टेम्परेचर है वो 46 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत थी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक जो महसूस की जा रही थी। जैसे ही जो 25 जून से पंजाब में, इसके साथ साथ लाहौर में जो मानसून का पहला स्पेल शुरू हुआ तो कुछ जो टेम्परेचर है उसमें कमी वाक़या हुई। लेकिन इसके साथ साथ देखा गया है कि हब्स जो है वो इन जो पहला स्पेल था उसके साथ भी आई। लाहौर समेत पंजाब के जो दीगर शहर हैं वो हब्स की शदीद लपेट में रहे हैं। इसके बाद अब जो है वो 6 जुलाई से दूसरा स्पेल जो है वो लाहौर समेत पंजाब के जो दीगर शहर हैं उसमें शुरू हो चुका है। जो PDMA का कहना है कि लाहौर समेत जो पंजाब के शमाल मशरकी इलाके हैं वहाँ पर जो बारिशें हैं वो 60% तक ज़्यादा होंगी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मामूली तौर पर, जो अमूमी तौर पर जो बारिशें होती हैं उससे 60% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। ओवरऑल पंजाब में जो इस साल रवां साल जो मानसून होगा उसमें 25% ज़ायद बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। कुछ ऐसे जो शहर हैं जिनमें लाहौर डिवीज़न शामिल है, गुजरांवाला डिवीज़न शामिल है, इसके साथ साथ नारोवाल, शकरगढ़, जेलम है, अटक है, रावलपिंडी है, इन इलाकों में इस साल जो है वो शदीद बारिश देखी जाएगी। अगर ओवरऑल लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में क्योंकि वासा की जानब से, LDA की जानब से एक जो 137 अरब रुपए का तरक्याती जो मंसूबे हैं वो जारी हैं, जिसकी वजह से जो लाहौर की ड्रेन है जिसमें बड़ी पाइपलाइन है वो डाली जा रही हैं। लेकिन जो मनसूबे हैं वो बर वक्त मुकम्मल नहीं हुए। मानसून जो है वो पहले शुरू हो गया, मनसूबे जो हैं वो अभी तक लटक रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। क्योंकि सड़कों की खुदाई की हुई है, इसके साथ साथ जो SNGPL की जानब से एक बड़ी जो गैस पाइपलाइन है वो फिरोजपुर रोड की जानब से उसके बीच से गुजारी जा रही है, उसकी वजह से भी काफ़ी खुदाई की गई है। कहीं पर जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है, कहीं पर जो खुदाई है वो छोड़ दी गई है, क्योंकि अब बारिश का सिलसिला जो है वो साथ साथ जारी है। और इस बात के खदशात हैं कि जहाँ पर खुदाई हुई है अगर ज़्यादा बारिश वहाँ पर पानी का जमा होता है तो वहाँ पर सड़क बैठ जाएगी। क्योंकि कुछ पिछले दिनों हमने देखा है कि मॉडल टाउन लिंक रोड पर जो बारिश की वजह से, क्योंकि वहाँ पर खुदाई हुई थी LDA की जानब से, वहाँ पर जो बड़े पाइपलाइन डाले जा रही थी, लेकिन पाइपलाइन ना डलने की वजह से, बर वक्त जो उसका काम मुकम्मल ना होने की वजह से एक बड़ा सिंक होल जो है वो वहाँ पर देखा गया है। माजी में भी लाहौर की सड़कों पर सिंक होल जो है वो पड़ना मामूल बन चुके थे। तो ये एक छोटी सी गफलत जो है वो लाहौर में देखने में आ रही है। तो सुलेमान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ये बताइएगा इन मंसूबों को कंप्लीट करने की डेडलाइन तो इन बारिशों के स्पेल से पहले की नहीं थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? देखें जी, तकरीबन 4 माह हो गए हैं कि लाहौर में ये तरक्याती मनसूबे जो हैं वो उनके ज़रिए पाइपलाइन डाली जा रही हैं। क्योंकि लाहौर में कुछ ऐसे नशेबी इलाके हैं जहाँ पर पानी जमा होना मामूल बन चुका है। ख़ुसूसी तौर पर जो गर्मियों की मानसून की बारिशें होती हैं तो वहाँ पर पानी जमा होना वहाँ पर आम बात थी। तो इस चीज़ को देखते हुए ये फैसला किया गया था, क्योंकि गुज़श्ता साल भी लाहौर में अच्छी खासी में जो बारिश थी और जिसकी वजह से 30 साल रिकॉर्ड टूटे थे, उस चीज़ को देखते हुए मुस्तकबिल की
जो प्लानिंग की गई थी, ये फैसला किया गया था कि गहराई में जाकर जो पाइपलाइन है वो डाली जाएंगी, ताकि कई सालों की मनसूबाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए ये पाइपलाइन जो है वो इस्तेमाल हो सके। मुख्तलिफ इलाकों में इसके जो खुदाई की गई, पाइप वहाँ पर डाले गए, कुछ इलाकों में पाइप जो हैं वो डाल लिए गए हैं। अभी भी जो पाइप हैं वो इसी तरह पड़े हैं, जिसमें लाहौर का जो ग्रीन टाउन का इलाका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर खुदाई हो गई है, लेकिन इसके बाद जो पाइपलाइन है वो नहीं डाली गई है। अगर कहीं पाइपलाइन डाली गई है तो वहाँ पर उसको कंक्रीट और उसके ऊपर जो सड़क थी उसको जो मुकम्मल नहीं किया गया, मट्टी वहाँ पर वैसे ही पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो कीचड़ है वो बन रहा है और जो सड़क है वो धंसने का खदशा है। तो लाहौर में अगर ओवरऑल बात की जाए तो अच्छी खासी बारिश जो है वो गुज़श्ता दिनों में देखी जा रही है, कि हमने देखा है कि बिल्कुल ऐसे और ऐसे आगे एक्सपेक्टेड भी है, आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच सुलेमान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में ज्वाइन किया। सुलेमान चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे जी, लाहौर की ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे कि लाहौर के अंदर जो बारिशें हो रही हैं, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम जारी है। एक बड़ी गैस पाइपलाइन डाली जा रही है फिरोजपुर रोड पे, और अक्सर गुलबर्ग वाली साइड पे भी खुदाई की हुई है मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर। तो अगर खुदा न खास्ता बारिशें ज़्यादा होती हैं, इनमें पानी भरता है, तो फिर सड़क बैठने का भी खदशा है। आई होप कि ऐसा कुछ ना हो और बारिश जो है रहमत की बारिश ही रहे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शादरा में जो वाक़या पेश आया, उसके हवाले से हम अपने ब्यूरो चीफ से भी बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया था लाहौर का इलाका जो हम सब जानते हैं, शादरा, जहां पर एक दिल खराश हादसा पेश आया, जिसमें एक बहुत कम उम्र बच्चे ने जो है एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे वो जाँ बहक हुआ। उसके अलावा कई शहरी इस सारे वाक़े के अंदर ज़ख्मी भी हुए। वाक़े के बाद पुलिस ने कार्रवाई तो स्टार्ट की है, बच्चे को तहवील में लिया है और उसके बाद इस पर सारा प्रोसेस शुरू हुआ है तहकीकात का। लेकिन क्या पेशरफ्त हुई है, और ये अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी माजी के अंदर हम कई ऐसे वाक़यात देख चुके हैं जहाँ पर इसी तरह से कमसिन ड्राइवर्स जो हैं या जो गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं बच्चे, और इसी तरह का कोई हादसा पेश आता है, इस पर तहकीकात होती हैं, सोशल मीडिया पे एक हाइप बनती है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। अब 2023 का ही मैं जिक्र करूँगी, जब डिफेंस का इलाका था, जहाँ पर इसी तरह से एक बच्चे ने एक पूरी फैमिली को जो कह लें गाड़ी से टक्कर मारी थी, और उसमें तो एक विल का फैक्टर भी इन्वॉल्व था, कहीं ना कहीं के जानबूझ के ये किया गया था। इस पर भी हम बात करेंगे। उस केस के मुद्दई रफ़ाकत अली इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और कानूनी एस्पेक्ट से हमने क्या बात करनी है, क्योंकि इस वाक़े के बाद क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये 11 साल का बच्चा है और इसके पहलू क्या है कानूनी तौर पर। उसके लिए हमारे साथ ज़ैन अली कुरैशी मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं, और हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अदनान मलिक साहब भी हमें ज्वाइन करें, जो इस वाक़े की तफसीलात भी हमें बताएंगी। और जो मरीम नवाज़ साहिबा ने इस हवाले से एक 10 मई को मीटिंग चेयर की थी, उसमें एक फ़ैसला किया गया था कि अब ये लॉ बनेगा कि जो बच्चे इस तरह से कम उम्र बच्चे गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं, उनके वालिदैन के हवाले से भी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे पहले हम अपने नुमाइंदे अली चौधरी का रुख करेंगे और अली चौधरी से इस वाक़े की तफसीलात लेंगे और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी एक एनालिसिस लेंगे। थैंक यू वेरी मच अली, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें थोड़ी सी आगाह कीजिएगा कि अभी ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या हुई है इस केस के अंदर। अर्मला, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कल शादरा के इलाके में पेश आया था, जहां पे एक जवान साला नौजवान को एक बच्चे ने ख़तरनाक ड्राइविंग करते हुए उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। इससे ज़्यादा काबिल ज़िक्र जो अफसोस वाली बात है वो ये है कि कल जब उस फैमिली ने, जो मुतासरा फैमिली थी, जिनका जवान लगते जिगर एक जो है वो इंतकाल कर गया था, जबकि उनका दूसरा बेटा जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत के अंदर में जो है वो घर के अंदर मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उस फैमिली को जो है वो एहतजाज करना पड़ रहा था, और एहतजाज भी इस वजह से कि उनके बेटे की डेड बॉडी जो है वो उनके हवाले नहीं की जा रही थी। यानी कि इस वाक़े को, अफसोसनाक वाक़े को 15 से 16 घंटे गुजर चुके थे, तो वो फैमिली, मुतासरा फैमिली शादरे का मेन रोड को बंद करके वहां पे खड़ी थी, क्योंकि उनका ये कहना था, उनका ये जो है वो अपने बयान में ये बताना था कि जो तफ्तीशी अफसर है वो डेड बॉडी हवाले करने के लिए तैयार फिलहाल नहीं थे उस वक्त तक, क्योंकि वो ये कह रहा था कि एक रात पहले, क्योंकि उसने मुहर्रम की ड्यूटी
छुट्टी की है लेट नाइट तक, अब दिन के टाइम जो है वो सोया हुआ है, वो आराम करके जब उठेगा उसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम के बाद जो है वो डेड बॉडी को उनके हवाले जो है वो करवाएगा, वहां पे जाएगा। इस वजह से उन्होंने एहतजाज किया। ये हालात है कल शादरा में। मैं शादरा में कल गया, मैंने इंतहाई अफसोसनाक वहां पे मनाजिर देखे उस फैमिली के साथ जो कल लड़का अमीन जो कि जाबाक हुआ था इस ट्रैफिक हादसे में। इसको हम हादसा भी जो है वो कैसे कह सकते हैं कि एक गफलत के बायस जो है वो एक बच्चे की गफलत के बायस और उसके घर वालों की गफलत के बायस एक नौजवान जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हारा। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे। मैं कल उसकी 6 माह की बच्ची को मैंने देखा, जिस तरह से उसे मालूम भी नहीं था कि उसका बाप इस दुनिया से चला गया है। जिंदगी में कभी दोबारा उसके सर पे जो है बाप की शफकत जो है वो दोबारा नहीं आएगी। मैं उस नौजवान की बेवा से मिला हूँ, कल मैं उसकी वालदा से मिला हूँ। बहुत जो है वो दर्दनाक वहाँ के मनाजिर थे। ये मनाजिर को पहली बार हमने नहीं देखे, इससे पहले भी जो है वो हमने डिफेंस के इलाके में देखा है कि कैसे 2 भाइयों को मोटरसाइकिल पे जाते हुए 2 भाइयों को, पढ़े लिखे भाइयों को जो है वो जैसे एक बच्चे ने जो है वो गाड़ी की टक्कर मार के उनको जो है वो जिंदगी की बाजी से जो है वो महरूम कर दिया, जिंदगी से उनकी महरूम कर दिया। उसके बाद जो है वो डिफेंस फेज 7 में ही एक वाक़या हुआ कि एक ही खानदान के 6 अफराद जो हैं वो इसी तरह से ट्रैफिक हादसे में एक कम सिन बच्चे की जो है वो तरफ से ये हादसा जो है वो हुआ। उसके बाद जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर एक तो ये होते हैं कि जब कोई हादसा इस किस्म का पेश आता है, और दूसरा जो है वो अफसोसनाक बात ये होती है कि जब पुलिस उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती और उन फैमिली को जो है वो इस दर्द में, उस कर्ब के अंदर जो है वो एहतजाज करना पड़ता है, अपने मुतालबात मनवाने के लिए रोड ब्लॉक करने पड़ते हैं। और यही कल जो है वो शादरा में हुआ, क्योंकि कल तक जो है उस बच्चे को अदालत में पेश नहीं किया गया था। पुलिस ने जो है वो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उस बच्चे को जो है वो जब ये हादसा हुआ, ट्रैफिक हादसा ये हुआ शादरा में, तो अहले इलाका की जानिब से उस बच्चे को जो है वो पकड़ा गया, उसको जो है वो एक दुकान में मुंतकिल किया गया। उसके बाद पुलिस वहां पे आई, बच्चे को जो है वो गिरफ्तार करके ले गई। आशिर नाम है उस बच्चे का, लेकिन उसके बाद जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया 322 यानी कि कत्ले खता की दफात के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन बच्चे को जो है वो कल तक अदालत में जो है वो पेश नहीं किया गया था। मुतासरा फैमिली का ये भी मुतालबा था कल एहतजाज के दौरान कि उनकी दफात जो है वो 302 यानी कि कत्ल की दफात के तहत उनका मुकदमा दर्ज करवाया जाए। बच्चा जो है वो 12 साल बच्चा है, वो गाड़ी को लेकर निकला। उसके बाद जब गाड़ी की स्टोरी जो है वो एक नई अपने अंदर जो दास्तान सुनाती है कि बच्चा किराए के मकान में रहता था अपनी नानी के साथ, उसने जो है वो मालिक मकान के बेटे की गाड़ी जो है वो चोरी की, उसकी चाबी को उनको बताए बगैर लेकर आया और गाड़ी लेकर जो है वो निकल गया। 3 लोगों को जख्मी किया, एक शख्स को जो है वो कत्ल किया, यानी एक शख्स को जो है गाड़ी के नीचे देख के उसको जो है वो दुनिया से रुखसत किया। उसके बाद जो है वो गाड़ी का मालिक बासानी ये कहता हुआ दिखाई दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरी गाड़ी कौन लेके चला गया। इस वजह से उसमें वो भी जो है वो इस तमाम तर चीज से खुद को दूर रखता हुआ दिखाई दिया। पुलिस जो है इस हवाले से तफ्तीश कर रही है। अब तफ्तीश क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कल जिस किस्म के मनाजिर थे वो इंतहाई दर्दनाक थे उस घर के, उस फैमिली के, क्योंकि उनका एक बेटा दुनिया से रुखसत हो चुका था, जबकि दूसरा बेटा उनके बिल्कुल साथ वाले कमरे में बेहोशी की हालत में, शदीद जख्मी हालत में मौजूद था। उसको बिल्कुल भी होश नहीं थी वो कहां पे मौजूद है। इंतहाई अफसोसनाक वो सीसीटीवी फुटेज वेरी अनफॉर्चुनेट सुलेमान, इलाके में मैं गया हूं, वो रोड इतना खुला। ठीक है अली, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम जिससे आपने बात भी की, अली चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, और उनके मुताबिक कि ये अपने अंदर भी जो गाड़ी वाला मामला है, अदनान मलिक साहब बड़ा अजीबो गरीब निकला। जिस तरह से बच्चे ने, कमसिन बच्चा निकला गाड़ी लेकर, उसने मोटरसाइकिल पे जो कुचला एक शख्स को, फिर उसका भाई ज़ख्मी था। ये सारा वाक़या जो है इट्सेल्फ कहीं ना कहीं हमारी जो कह लें नेग्लिजेंस टुवर्ड्स सच सिचुएशंस ज़ाहिर करता है कि हम किस तरह से अपने छोटे बच्चों को नज़रअंदाज करके उनको इस तरह से फ्रीडम देते हैं। और ये वाक़या वही बात है कि डिफेंस में 2 भाइयों को जिस तरह से मारा गया, फिर फैमिली, ये वाक़यात नए नहीं हैं। जी हरमला, बात यह है कि एक तो होता है जो हादसा आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, हम चूँकि रिपोर्टर हैं हम उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, बिल्कुल सही। ये हुआ क्या। ये जो हाशिर है बच्चा, इसकी उम्र 13 साल जो FIR के मुताबिक बताई गई है। 13 साल है, ओके। ये 13 साल का बच्चा है और इसके पेरेंट्स में डाइवोर्स हो चुकी है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। ये अपनी नानी के पास रहता था, ठीक है। और जिस घर में रहता था उस ये किराए पे रहते थे, बिल्कुल। और उस घर का मालिक जो है वो एक मेडिकल रैप है, जिसे कंपनी की तरफ से ये SUV गाड़ी दी गई थी। बिल्कुल ठीक है। और उस बच्चे ने, चूँकि उनका फ्रीक्वेंटली आना जाना था एक दूसरे के घरों में, तो उस बच्चे ने उसकी गाड़ी चुरा ली, चाबी चुराई और बाहर निकल गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक कहानी बनाई गई है, इस कहानी के पीछे भी कुछ और है।
वो बच्चे को कह देता था गाड़ी मेरी सीधी कर दो, धो दो, ये करो, वो करो, तो बच्चे में एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं भी गाड़ी को और उसका चलाऊं। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ इस चीज़ से। और उस कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद वो बच्चा जो है उसने अपने दोस्त को साथ लिया, जिसका कहीं तज़किरा नहीं हो रहा, वो उसका दोस्त भी साथ था, और वो दोनों वहाँ से निकले। और निकले हैं तो वो कहीं हवा में नहीं घूम रहे थे, फ़ज़ा में नहीं घूम रहे थे, इसी सड़कों पे घूम रहे थे। क्या हमारे किसी जगह पे कोई नाका नहीं था? कानून नाफिज करने वाले अदारे नहीं थे? क्या डॉल्फिन फोर्स हमारी नहीं थी जो रात को पेट्रोलिंग करते हैं? कई हमारी फोर्सेस बना दी गई हैं ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए। सेफ सिटी कैमरास भी सेफ सिटी कैमरास में किसी ने उसको चेक नहीं किया, और वो बच्चा जो है वो निकल के अपने घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर ये दूर आया हुआ है, और वहाँ आके उसने जब भी उससे ब्रेक नहीं हो पाई या उसने ओवर स्पीडिंग हो गई तो मोटरसाइकिल खड़े थे उनके साथ उसने टकरा दी गाड़ी। और उस मोटरसाइकिल जो वहाँ पे 2 भाई थे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जिनमें से एक की डेथ हो गई और दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ है। लोगों ने पकड़ के बच्चों को मारा भी, वहाँ पे थप्पड़ वगैरह भी मारे, और उसके बाद पुलिस को कॉल करके तो बच्चा उनके हैंड ओवर कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस भी, जिस तरह के हमारे रिपोर्टर अली चौधरी ने बताया कि वो मुहर्रम की ड्यूटी के बाद फारिग हुए थे, लिहाजा वो घरों में आराम कर रहे थे, चूँकि उनका भी एक बड़ा हेक्टिक सा शेड्यूल होता है, और उसके बाद उसको कोर्ट में भी पेश नहीं किया जा सकता। वो आज सुबह उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, फिर उससे तफ्तीश की जाएगी कि वो गाड़ी पहले भी कहीं लेके जाता रहा है या अभी लेके गया, या उसने गाड़ी की चाबी कहाँ से चुराई, या वाकई ऐसा हुआ है चुराई या दी गई उसको, दी गई या उसको दी गई कि आप ये गाड़ी सीधी कर दो, इसको ऐसे लगा दो। पार्क छोटे छोटे बच्चों को हम इस तरह के मतलब देखते रहते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। और इसके अलावा जो है डिफेंस में भी एक वाक़या हुआ था चंद माह पहले, उसमें भी 2 भाई जा रहे थे, उसको भी एक माइनर ने हिट किया, उनमें से एक भाई की मौके पर डेथ हो गई। और तीसरा वाक़या जो है वो आपके सामने ही है, जो 2023 में फेज़ 7 में आया, जिसमें एक ही फैमिली के 6 बच्चे जो है, 6 फ़र्द जो है, जिनमें 2 बच्चे थे, बाकी बड़े थे, कुछ ख़वातीन भी थी, वो सारे उनकी डेथ हो गई थी। और वो बच्चा भी माइनर था, और उसका वालिद जो है वो एक सरकारी कंट्रैक्टर था, जिसने सारे सूरत हाल को हैंडल किया, इस सिचुएशन को, और अपने बच्चे को वो ज़मानत पे छुड़ा के ले गया। उसके ख़िलाफ़ 7 ATA लगी थी, जो दहशतगर्दी की दफ़ात है, वो दफ़ात भी उससे छुड़ा ली गई, और उसको अब ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है। मुकदमे का चलान ताहाल पेश नहीं हुआ, और चलान पेश होने के बाद फिर उसके खिलाफ देखा जाएगा कि क्या एविडेंसेस हैं। ठीक है, ठीक है। ज़ैन अली कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, अभी हम सारे इस वाक़े का जहाँ जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि बच्चा जो है वीज़ माइनर, और इसके ऊपर जो दफ़ात हैं या जो केस होगा, हमें थोड़ा सा लीगल पर्सपेक्टिव से बताइएगा कि क्या हो सकता है। और जो भी मलिक साहब जिक्र भी कर रहे थे फेज़ 7 वाले वाक़े का, उसकी अभी मुद्दई भी चूँकि हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन बेल हो गई है उस बच्चे की भी। देखिए, ऐसे जब भी केसेस सामने आते हैं तो इसमें एक प्ली होती है कि जुवेनाइल एक्ट के तहत इन केसेस को देखा जाता है, क्योंकि जहाँ पे बच्चा माइनर है वहाँ पे इन एक्ट्स को लाजमी जो है वो कोर्ट्स में देखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। असल में प्रॉब्लम यहाँ पे कवानीन का नहीं है, अगर हम इस सारे मामले पे फोकस करें। प्रॉब्लम है आई थिंक पेरेंटल कंट्रोल जो है ना वो वीक हो चुका है। वालिदैन का अपने बच्चों पे जो असरअंदाज होना था वो कम हो चुका है आजकल के दौर में। होता ये है कि मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, सबसे पहले ये बच्चे वहाँ पे ड्राइविंग सीखते हैं। सीखते किन से? अपने वालिदैन से सीखते हैं। उनके साथ बैठा कौन होता है? उनके वालिद बैठते हैं या उनकी वालदा बैठते हैं, वो उनको गाड़ी पहले सिखाते हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ में गाड़ी सिखाना किसी माइनर को मेन रोड से ज़्यादा ख़तरनाक है, ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी होते हैं रोड्स पे, वहाँ पे सब बुजुर्ग भी होते हैं, वहाँ पे हर शख्स का गुजर होता है। बिल्कुल ऐसा। पहले ये वहाँ से गाड़ी सीखते हैं जबकि इनके पास लाइसेंस नहीं आया होता, जबकि इनको ये पता होता है कि अभी ये ड्राइविंग नहीं कर सकते। उसके बाद जब ये मेन रोड्स पे आते हैं तो फिर वो उस ड्राइविंग का मिसयूज़ होता है। अभी आप देखें रिसेंटली ट्रैफिक लॉज जब बहुत स्ट्रिक्ट किए गए तो बहुत सारे बच्चे जो थे उन्होंने बाइक की सवारी करनी छोड़ दी, गाड़ी चलाना छोड़ दी, क्योंकि FIRs होनी शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे ही थोड़ा सा सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट होती है, कोई केस सामने आता है, थोड़ी सी सख्ती शुरू होती है, तो हम ये देखते हैं कि फौरी तौर पे लोग रुक जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। लेकिन जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो ये दोबारा हम देखते हैं कि ये चीज़ें दोबारा शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो
अगर कोई शख्स ऐसा क्राइम करता है, जैसे कोई माइनर है, उससे कोई ऐसा एक्ट हो गया है, तो उस माइनर के जो पेरेंट्स हैं, जो उसके गार्डियंस हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर वो पॉसिबल नहीं था उसके पास गाड़ी जाती। सेकेंडली, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे बच्चे गाड़ी सीख रहे हैं, चला रहे हैं, और मैं आपको ये बताऊं, मेन रोड से ज़्यादा जो स्पीड वायलेशन होती है वो रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर हो रही होती है, जहाँ पे वो तजर्बे करते हैं मुख्तलिफ। पहले वो वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं ना कि वो वहाँ पे सीखते हैं, जी जी, पहले वो वहाँ पे सीखते हैं कि हमने गाड़ी की स्पीड कितनी मैक्सिमम लेके जानी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, एक तो जैसे अदनान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपके पास जो स्टोरी आती है, वो स्टोरी टू दी एक्सटेंट होती है कि ये FIR होगी, इसमें ये ऑफेंसेस हैं, लेट्स सपोज सेक्शन 320 है, सेक्शन 322 है, लेकिन जो इनके पास स्टोरी होती है कि वो सफरिंग्स हैं एक फैमिली की। बाज़ औक़ात क्या होता है, मैंने अपनी वकालत में भी ऐसे केसेस देखे जहाँ पे एक शख्स जो था वो घर का वाहिद चलाने वाला था, उसकी जान चली गई। अच्छा, कई ऐसे भी हैं केसेस जैसे कि लोग अपने घर की तरफ आ रहे हैं तो बाइक ने हिट कर दिया। अब आप देखें कि अपने घर की तरफ जाते हुए भी एक, अगर कोई तंग सी गली है, तंग सी एक रोड है, उसके ऊपर कितनी स्पीड कोई शख्स लेके जा सकता है, हम उसका भी हम मैक्सिमम सोचेंगे क्या, किस तरीके से लोग इस तरह की चीज़ों को वायलेट करते हैं, किसी की जान चली जाती है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं मैं समझता हूँ लॉ के साथ साथ। एक्चुअली हमारा हमेशा फोकस होता है लॉ के ऊपर कि हम लॉ को कैसे बेहतर करें। मिसाल के तौर पे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी बात नहीं करते, हम उससे पहले जो उसकी आई थिंक जो हमें उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हम उस पर भी बात नहीं करते, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं वायलेशन ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जैसे फेशियल रिकग्निशन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। अगर कोई शख्स कोई ऐसी वायलेशन करता है तो उसका जो चेहरा है वो हाईलाइट हो जाता है, वहाँ से उसको हाईलाइट कर दिया जाता है कि ही इज़ कमिटिंग द वायलेशन ऑफ सर्टेन लॉज। इसी तरीके से अभी आपने जैसे सेफ सिटी कैमरास की बात की, अभी आप ये देखें कि हर तरह का ई चालान हमें मसूल होता है, जिसमें हम सीट बेल्ट से लेके, और मैं ये समझता हूँ ये अच्छा भी हुआ। और आप ये देखें, इससे मोहतात रवैया अपनाया जा रहा है। पहले लोग सिर्फ मोटरवेज पे जाते हुए सीट बेल्ट पहनते थे, अभी आप देखें बाहर बिल्कुल रवैया चेंज हो चुका है। अब मैंने देखा है कि हर शख्स ने सीट बेल्ट लगाई, क्योंकि वो बेसिकली उसको ये खौफ नहीं है कि कोई एक्सीडेंट का। बेसिकली अब लोग देख रहे हैं क्योंकि वो हाईलाइट होके आपको ई चलान आ जाता है, तो उस रवैये ने कि जहाँ पे आपको पीनलाइज किया जा रहा है, और पूरी दुनिया में ऐसा है। आप यही देखें कि यही जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ हम इतने मोहतात होते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे हमें जो पेनल्टी होगी, फाइन होगी, वो इतना ज़्यादा है कि वो पे करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें मज़ीद सख्त लॉज लाने चाहिए। अभी भी ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे ख्याल के मुताबिक। जितनी रिसेंटली उनकी तरफ से इक़दामात किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उनकी वजह से बहुत सारा जो मैं समझता हूँ कि जो ट्रैफिक का निज़ाम है, जो ट्रैफिक का ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, स्पेशली इन द सिटी ऑफ लाहौर, वो बहुत बेहतर हुआ है। मजीद इसमें मैं समझता हूँ जो सख्ती अगर की जा सकती है वो ये है कि जो पेरेंट्स का रोल है वो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा स्कूल लेवल से, जहाँ पे टीचर्स पेरेंट्स मिल के बच्चों को समझाएं कि अब देखें मैक्सिमम क्या हो रहा है। एक तो पहले इशू होता था कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग होगी, रैश ड्राइविंग होगी, अब एक नया इशू साथ ऐड हो गया है। एक तरफ तो नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो रही है, साथ मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा है। जो गाड़ी चलाने वाला है उसको बेसिकली ये नजर नहीं आ पा रहा कि उसकी गाड़ी जा किस तरफ रही है। तो ये मैं समझता हूँ ये जो मसाइल हैं, ये बजाय ये कि ये आगे मजीद बढ़ने की तरफ जाएं, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। अभी जिस स्टोरी पे आपने हम बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी लोगों को इससे बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एग्जिस्टिंग लॉस की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, और जो पेरेंट्स का किरदार है, जो टीचर्स का किरदार है, उस पर फोकस करें। मलिक साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अरमला, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के ज़ैन कुरैशी साहब ने भी कहा कि ट्रैफिक पुलिस बहुत काम कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्हें अभी मज़ीद काम करना है। अब जो ट्रैफिक पुलिस है वो उनका जोर सिर्फ चलानों पे है, अपनी इनकम बढ़ाने पे है। मैं ये देखता हूँ कि मैं रात को जब यहाँ ऑफिस से जा रहा होता हूँ तो ये हमारे हमदर्द चौक में, ये दूसरे चौक में, वहाँ पे जो है वो माइनर जो है वो चिंची रिक्शे चला रहे होते हैं, और उस पर लाइट भी नहीं होती। पता नहीं वो कहाँ से मुड़ जाएंगे, ना उनका कोई इंडिकेटर है, ना उनकी कोई लाइट है। और सबसे थ्रेट मुझे लगता है ये रिक्शा, चिंची रिक्शा रोड के ऊपर है। और ट्रैफिक पुलिस को ये एक ड्राइव शुरू करनी चाहिए कि माइनर्स चिंची रिक्शा ना चलाएं,
उसके अलावा अगर वो चला रहे हैं, उनके लाइसेंस हैं जो भी बंदा है, तो फिर उस पर लाइट ज़रूर होनी चाहिए, उसकी हेडलाइट होनी चाहिए, इंडिकेटर्स होने चाहिए, ना हमारे मोटरसाइकिलों पे, ना हमारे रिक्शाज पे, ना हमारे चिंगचीज और पे। ये जो साइड और वो मिरर का दंदलाते फिरते हैं, कॉन्सेप्ट, इशारा किसी का खुला है, जा कोई रहा होता है। आई सो अग्री विद दैट। और मलिक साहब आपने बात की है, हम हमेशा खुशी से ही कहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, ये चलान आ रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इससे बड़े बड़े थ्रेट्स भी रोड्स के ऊपर हमें नजर आते हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे डिफेंस फेज 7 के वाक़े का, जिसमें एक ही फैमिली के 6 मेंबर्स को एक माइनर ने गाड़ी के नीचे कुचला था। उस केस के मुद्दई रफ़ाकत अली हमारे साथ मौजूद है। रफ़ाकत साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो वाक़या था, इस पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बातचीत भी हुई, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हाईलाइट हुआ और फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना। हमें थोड़ा सा बताएं अभी तक क्या अपडेट है इस केस के ऊपर, एज़ फार एज़ वी नो कि उस बच्चे की बेल हो चुकी है। जी, उस बच्चे की बेल हो चुकी है और अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इस वक्त जो है ना वो दहशतगर्दी की अदालत के अंदर ही केस है। उन्होंने एक पहले मुलजमान ने एक एप्लीकेशन दी थी कि जी हमारे ऊपर जो 780 है वो गलत लगी है और 302 गलत लगी है, वो उनकी एप्लीकेशन खारिज हो गई। अदालत ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद उन्होंने 265 की एक एप्लीकेशन होती है बरियत की, वो भी ये जो है वो इस 7 तारीख को तारीख थी, उसमें भी वो खारिज हो गई है उनकी। और अभी जो है फर्द जुर्म आयद होगी, उम्मीद है इंशाअल्लाह। आज हमारे केस को 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका। 1.5 साल से ऊपर हो गया, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और अब मेरे साथ क्या हुआ है कि मुझे मुसलसल थ्रेट करते रहे, अभी तक मुझे थ्रेट करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो जो फैमिली है उनमें से कोई शख्स जो है ना वो हमारे घर फातह खाने के लिए भी नहीं आया। थ्रेट कोई आपको शर्मिंदगी नहीं है उनको कि हमारी वजह से। तो थ्रेट क्यों करते हैं, किस बात पे कहते हैं जी केस वापस लो। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। ठीक है, और उनको सजा मैं मिलेगी। अब जरा जैन साहब से बात कर लूँ। जैन साहब, 1.5 साल हो गए, ट्रायल शुरू नहीं हुआ अभी केस का, और ये भी हमारे वी ऑल नो कि कुछ ना कुछ ऐसी तो इश्यूज हैं ना कि अब ये अपने केस के पीछे लगे। इनकी फैमिली के 6 मेंबर्स हैं और फिर उनको थ्रेट भी है, फिर इनके जो ये अभी बात भी कर रहे हैं, क्यों ऐसे? देखिए अर्मिला, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सिर्फ पुलिस नहीं आती, उसमें सब लोग आते हैं, उसमें इवन हम भी आते हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पे अक्सर ये देखा गया है, जैसे बहुत सारे केसेस के अंदर हम अदालतों में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स जो होते हैं उसमें राजीनामा हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट है ना, हमें उसे समझना होगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट ये है कि ये सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट करता है। एक शख्स जुर्म करने से इसलिए भी डरता है कि वो शख्स रेफर करता है, एग्जाम्पल देता है कि उस शख्स ने जुर्म किया था, उसके साथ ये हो गया था, उसको सजा हो गई। बिल्कुल ठीक है। जब आप बहुत आसानी से सिस्टम से निकलना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसमें रिपीटिशन ऑफ क्राइम होने का खतरा बढ़ता जाता है। तो आप ये देखें कि जहां पे किसी शख्स ने सिस्टम से बहुत आसानी से अपने आप को बचा लिया, उसमें क्राइम को रिपीट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा पाई गई। मैंने बहुत सारे अपने ऐसे केसेस देखे जहां पे किसी शख्स को अगर एक जुर्म की सजा मिल गई, वहां पे मैंने उसको क्राइम रिपीट करते हुए नहीं देखा दोबारा। बिल्कुल सही। लेकिन जहां पे मैंने ये देखा कि एक शख्स ने प्रेशराइज करके लेफ्ट राइट से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, किसी भी केस में बहुत कैटेगरीज ऑफ केसेस डिफरेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी कैटेगरी का केस हो, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। जैसे ही राजीनामा हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उसकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। इसीलिए मैं अक्सर इस टॉपिक को जब भी डिस्कस करता हूं, जिसमें मैं ये बात करता हूं कि आप अपने केस को फॉलो करें, आप उसको मैक्सिमम जो आप एफर्ट कर सकते हैं, आप क्या एफर्ट कर सकते हैं कि आप उसको परसू करें, आप अपने जहां एविडेंस रिकॉर्डिंग की बारी आए आप वहां पे अदालत में पेश हों। मैं इसलिए ये बात करता हूं क्योंकि आप मुआशरे को बचा सकते हैं। आपको अगर एक जगह पे एक आप विक्टिम हैं, आपके साथ एक चीज़ बुरी हो चुकी है, आप उससे अफेक्ट हुए हैं, आपकी फैमिली अफेक्ट हुई है, आप किसी दूसरी की फैमिली को बचा सकते हैं। तो उसमें स्टैंड लेना बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली इसमें फाइनेंशियल मसाइल का भी सामना होता है, इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फॉलो अप करना पड़ता है, आपकी अपनी जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं, या जो आप काम कर रहे होते हैं वो अफेक्ट हो जाता है।
तो ये चीज़ें, ये चैलेंजेस हैं। अब इसमें होना क्या चाहिए? बेसिकली मैं ये समझता हूँ जो ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं उनको टाइम के साथ लिमिट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई भी ऑफेंस है उसमें एक शख्स को ये पता हो कि जो विक्टिम है, एक तो उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा। सेकेंडली उसकी सिक्योरिटी इंश्योर होगी। थर्ड, अगर लेट्स सपोज अगर उसका ट्रायल चलता है वो 6 मंथ्स के अंदर कंक्लूड होना चाहिए। तो जब आपके सामने टाइम ड्यूरेशन आ जाती है, जब आपके पास वक्त का पता होता है, तो मैंने देखा आपका जो ट्रस्ट ऑन द सिस्टम है वो बिल्ड हो जाता है। लेकिन अब जैन मसला ये है कि ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, हमारे सामने एग्जांपल बैठी है कि एक फैमिली मेंबर है, वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा या क्राइसिस से गुजर रहा है कि उसकी फैमिली के 6 लोगों को कुचल दिया है एक माइनर ने, और फिर ऊपर से अलमिया आप ये देखें कि उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं और उसके साथ जो हो रहा है और फिर जो कोर्ट कचहरियों के चक्कर है, वो इटसेल्फ एक बहुत बहुत मुश्किल काम है। इस सारे में फिर आप सिस्टम पे आप ट्रस्ट कैसे करेंगे जब तक सिस्टम आपको वो जस्टिस प्रोवाइड करने में ही नाकाम है? देखिए, इसमें ओवरऑल मैं समझता हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ना रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आज जैसे हमने बात की जिसमें हमने एक फैक्टर डिस्कस किया कि अगर एक शख्स है वो माइनर है, उसने ये जुर्म कर दिया है और एक ऐसा जुर्म किया जिसमें उसको जो मेन चीज़ जो उसके पास आई है, जैसे गाड़ी उसके पास आई है, उसकी चाबी उसके पास आई है, उसने इसको ड्राइव आउट किया है, तो ये बेसिकली तो उसके पेरेंट्स की जो लाइबिलिटी थी जो उसके तक शिफ्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जब ऐसे इफेक्टिव लॉज आएंगे जहां पे हम लाइबिलिटी को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स उन लोगों के जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर हम ये देखेंगे कि सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएगी। फिर मिसाल के तौर पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना, हम अपने स्कूल और कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, हम कभी उनकी अवेयरनेस की तरफ नहीं बात करते। उनको किस चीज़ पे अवेयरनेस होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे मेरा ख्याल है उनको अवेयरनेस होनी चाहिए ड्राइविंग के हवाले से, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के हवाले से। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं, जब वो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आते हैं तो बेसिकली उनको पीछे से एजुकेट ही नहीं किया गया होता। तो ये उनके लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पढ़ रहे होंगे? फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, मार्क्स अच्छा लेना सीख रहे होंगे, कंपटीशन की ज़िंदगी को सीख रहे होंगे कि आगे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, कॉलेजेस में जाना है। लेकिन जो बाकी बुनियादी ज़िंदगी के फैक्टर्स हैं, जैसे ड्राइविंग है, जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन यूज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पीरियड रख लिया जाए क्लास का, अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। आई एग्री विद दैट। सॉरी मेरे पास टाइम कम है। जैन में मलिक साहब से एक सवाल। मलिक साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जो नाबालिग ड्राइवर्स हैं, कमसिन ड्राइवर्स हैं, उनके खिलाफ सख्त इक़दाम होंगे। फिर साथ साथ उन्होंने वालिद को जिम्मेदार ठहराने के हवाले से भी बात की है। अब इस पर इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये तो केसेस होते रहेंगे इस तरह के और हम सब बैठकर यहाँ बात भी करते रहेंगे, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन व्हाट डू यू थिंक कि कितना ज़रूरी हो चुका है एमरजेंसी लेवल के ऊपर? मलाई ये बात तो बिल्कुल ठीक की है सीएम साहिबा ने, और हकीकत भी यही है कि कोई भी बच्चा खुद ड्राइव नहीं कर सकता जब तक उससे पेरेंट्स की उनमें मर्ज़ी शामिल ना हो, और वो पेरेंट्स उसको बूस्टअप करते हैं। जिस तरह जैन ने भी कहा कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में वहाँ भी सिक्योरिटी वाले, उन्हें पता है ये फ़लाँ साहब का बच्चा है और ये फ़लाँ, इसको नहीं रोकना हमने, चाहे वो कुछ भी करे। और इसके अलावा जो है ट्रैफिक पुलिस ने भी अभी CTO को हमने गुज़श्ता माह यहाँ पे बुलाया था और उनसे बड़ा एक तफसीली पॉडकास्ट भी हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि हम इस पे भी गौर कर रहे हैं कि जो बच्चा माइनर हमें चलाता वो नज़र आया, हम उस बच्चे को तो रोकेंगे, गाड़ी भी जब्त करेंगे, और उसके बाद 550 एक दफ़ा होती है उनकी जिस दिन में लवारस गाड़ी को जब्त कर लेते हैं, फिर कोर्ट से जाके उसको जसपुरदारी लेनी पड़ती है, उसको भी करेंगे। और उसके बाद उसके पेरेंट्स पे जिसके नाम पे गाड़ी है, वो गाड़ी जिसके नाम पे है उसको भी काबिल सज़ा जो है वो जुराइम उस पर भी नाफिज करेंगे। लेकिन बात तो वही हो जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन की, कानून तो बन जाता है, असल बात तो है इम्प्लीमेंटेशन की। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कोई भी कानून बना देंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा, जो फाइलों में दबा रहेगा कागज़ों में। और जो कानून है वो हमारे यहाँ आम लोगों के लिए होता है, ख़ास लोगों के नहीं। लेकिन कल एक अच्छी मिसाल सामने आई है कि CM का खुद का बेटा जो है वो जा रहा था, काले शीशे उसकी गाड़ी पे लगे हुए थे, डॉल्फिन वालों ने रोका और उनका चालान भी किया और उनके गाड़ी के शीशे भी उतरवाए। CM तक ये बात पहुंची, CM ने उस टीम को शाबाश दी, उन्होंने कहा ठीक है, कानून सब के लिए बराबर है, अगर मेरे बेटे ने कोई वायलेशन की है तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें इसको, जिस तरह जैन ने भी कहा कि हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता,
बच्चे हैं वो जा रहे हैं, कोई खा पी रहे होंगे तो गाड़ी का शीशा खोलेंगे, बाहर गंद अपना बाहर फेंक बेसिक देंगे। एथिक्स, इवन मोटरवेज के ऊपर, हाईवेज के ऊपर, हाँ हाईवेज के ऊपर, और अपने शहर को गंदा नहीं करेंगे। यही लोग हैं जब यूएई में चले जाते हैं, सऊदीया में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, उन्हें पता है इस पे फाइन है। कोई भी जो है अपना ऐसे लोगों को जूस कैन वो बाहर नहीं फेंके। देखो है ना इन ममालिक में क्या बिल्कुल ऐसे परेशान ही हो है। जाते हैं। अब मोटरवेज पे क्यों वायलेशन नहीं होती? वहाँ इम्प्लीमेंटेशन है, ओवर स्पीडिंग वहाँ कोई भी है वो मोटरवे पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी, कानून पे अमल दरामद होगा। वो देखते हैं, केस देखते हैं, फेस नहीं देखते। लेकिन हमारे यहाँ जो है ट्रैफिक पुलिस जो सिटी की है वो फेस देखती है, केस नहीं देखती। केस नहीं देखती, और ये केस ना देखने का नतीजा ये है, खुदारा अपने बच्चों को, कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ देना बंद करें। आप उनको 18 साल का होने दें, उनको सिखाएं। रेजिडेंशियल एरियाज़ में जैन ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हम ट्रेनिंग ही वहाँ पे उनको सिखाई। उन इलाकों में रहे होते हैं, गली मोहल्लों में रहे होते हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, लोग गुजर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ लॉज मौजूद हैं। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अभी रफ़ाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। आप सोचें कि एक शख्स जिसकी फैमिली के 6 मेंबर्स एक माइनर ने कुचल दिए हों, वो इटसेल्फ एक ट्रॉमा से गुजर, उसके बाद उसको थ्रेट मिल रहे हैं, वो एक अलग टॉर्चर है उसके लिए, और फिर खुद उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये सारे फैक्टर्स हैं बहुत, इसमें सिर्फ एक शख्स, एक इदारा या कोई एक फ़र्द शामिल नहीं है। हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो अदलिया है, कोई भी है। अगर आप सिस्टम पे ट्रस्ट चाहते हैं कि अवाम आप पे करे तो खुदारा तो अपना जो ट्रस्ट है उसको डेवलप करने की भी कोशिश करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन द एंड रफ़ाकत साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ कहना चाहें अपने इस केस को लेकर, कार्रवाई को लेकर, एनीथिंग? लास्ट मिनट है हमारे पास। मेरा एक तो ये है कि फिर वही है कि अगर टाइमली मेरा केस ट्रायल प्रॉपर हो जाता, बच्चे को या उसके वालिद को सज़ा मिल जाती, तो आज ये छोटे छोटे जो वाक़यात हैं जिसमें एक डेथ है, 2 डेथ हैं, ये ना होते। बिल्कुल सही। दूसरा मेरी आज भी जो है ना वो वालिदैन से यही रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी फैमिली को खो चुका हूँ, खुदारा आप अपने बच्चों को चाबियाँ ना दे गाड़ियाँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच रफ़ाकत साहब, और इस दुआ के साथ कि आपको इंसाफ मिले और बहुत जल्द मिले, हम तो यही दुआ कर सकते हैं और अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं इस पे बात करके। ज़ैन आपका बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। केस है जी जिस पे हम बात कर रहे हैं, और इस पे जो भी अपडेट होती रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आई गेट वेरी एक्साइटेड जब भी मैं किसी पर्सनालिटी के हवाले से सुनती हूँ कि उन्होंने बहुत यूनिक, और ख़ास तौर पे जब हम क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज़ की बात कर रहे होते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स की बात कर रहे होते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। विद टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, जिसकी रियलाइजेशन हमें अभी नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपनी हज़रत मादूलाल हुसैन के साथ जो मोहब्बत है और लगाव है उसके बायस अबूज़र मादू के नाम से मशहूर है। और अबूज़र के हवाले से अगर हम बात करें तो ये एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, और इन्हें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी जो मेहनत है और इनकी जो ड्राइव है, रावी बचाओ तहरीक, इसमें किरदार अदा करने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पॉपुलैरिटी भी हासिल की। रावी बचाओ तहरीक के हवाले से भी बात करेंगे, जिसके तहत ये जो मंथली इनफैक्ट जो रावी संगत है वो करते हैं, और फिर रावी यात्रा जैसी जो एनुअल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ हैं वो भी एग्जीक्यूट कराते हैं। हाल ही में जी अबूज़र मादू और उनकी एक जो साथी है महानूर ज़ैदी, जो कि एक फ़िल्म मेकर हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सबील जो है, जो कि 10 मुहर्रम को हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग सबील लगाते हैं जिसमें पानी होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन इस सबील में दूध या पानी की बजाय पौधे तकसीम किए गए, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ थी। और इनका ये जो मैसेज था, इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप मैसेज कह सकते हैं कि हर फ़र्द को दरख्त लगाने की तरगीब भी दी जाए और आप किस तरह से एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। मादू और महानूर की इस सबील के हवाले से, और साथ साथ अबूज़र की ये जो तहरीक है, रावी बचाओ तहरीक, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग तशरीफ़ लाए। मानूर, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो इस हम कोलैबोरेशन की बात करेंगे जो आपने और अबूज़र ने की। सबील 10 मुहर्रम को आप लोगों ने लगाई। हम हमेशा देखते हैं दूध या पानी या किसी भी तरह का जो इस तरह से सबील लोग लगाते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिस होती है, लेकिन आप लोगों ने पौधे तकसीम किए। व्हाट वाज द आइडिया? सो काफ़ी साल हो गए हैं जहाँ पे अबूज़र ऑलरेडी आवाज़ उठा रहा था क्लाइमेट के लिए, रावी के लिए आवाज़ उठा रहा था, लेकिन 2 साल पहले मेरे नज़र से एक चीज़ गुजरी। हुइज़ हुसैन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत देर से ये प्लांट्स तकसीम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हम लोगों को इतना अरसा हो गया है जस्टिस और इनजस्टिस पे बात करते हुए, क्योंकि जहाँ पे करबला की बात आती है वहाँ पे सबसे बड़ा हमारा जो लेसन है वो इट इज़ टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। जहाँ हम इनजस्टिस के अगेंस्ट फ़ाइट करने की बात करते हैं वहाँ पे खाली इंसानों या ऐसी चीज़ों के लिए नहीं है, वो क्लाइमेट के लिए भी है। और हमने ये सोचा कि क्या जहाँ पे पानी और खाने की सबील लगती है और लातादाद लगती है, पूरी दुनिया में लगती है, वहाँ क्यों नहीं जहाँ पे हम पंजाब में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं और स्मॉग इज़ अ ह्यूज इशू, और जहाँ पे हम ग्लेशियर्स मेल्ट होते हुए देख रहे हैं और हर साल फ्लडिंग बढ़ती जा रही है, तो ऐसी जगह में क्यों नहीं मौला हुसैन के नाम से हम लोग ऐसी चीज़ शुरू करें जहाँ पे वो हमारी आगे की जनरेशन्स को भी फ़ायदा दे सकती हैं। सो इसी तरह से फिर अबूज़र और मैं इकट्ठे मिले और हमने कहा कि हम अब घर से शुरू करेंगे। घर की मस्जिद से शुरू किया, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ लोग जुड़ते गए और हम लोग इमाम बारगाह तक भी पहुँचे, और हम लोगों ने इस दफ़ा तो छठी मुहर्रम से शुरू कर दिया था और माशाल्लाह हम लोग करते आए हैं। और हमारा यही प्लान है कि हम अगले जो मुहर्रम सफ़र या साल के थ्रू आउट जहाँ जहाँ पे भी कर सकते हैं हम करें, और जो देख रहे हैं लोग वो भी यही चीज़ को फॉलो करें ताकि हमारे क्लाइमेट को थोड़ा सा पीछे लेके जा सके। हाँ, थोड़ा ब्रीथ करें, थोड़ा सा सांस लें। you're so right कि हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अच्छा अबूज़र, अब हम आपके हवाले से बात करते हैं। जैसे भी मानूर ने कहा कि आप बहुत अरसे से काम कर रहे थे पहले भी। ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वी ऑल नो दैट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। आई रियली वांट कि आपने जब ये ड्राइव शुरू भी की थी, रावी बचाओ तहरीक भी है और इसके अलावा भी आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके हवाले से बताएं। भगत कबीर साढ़े एक शायर ने, उन्होंने का एक शब्द है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। कि एक नूर तो ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਪੱਖੂ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਲਚਰ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਗਲੋਬਲ ਨਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਐਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 900 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਥੀਆ शक्कर होई विस, साईं बाजों आपने वेदन कहिए किस। कि वेख फरीद जो कुछ भी हो रहा है
शक्कर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। शक्कर प्रोडक्शन है, एक फूड है कि वो ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤਰੀਨ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੱਦੀ ਤੇ ਵਸਨੇ ਆ। ਰਾਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤਰੀਨ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤਰੀਨ ਹਵਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ खुराक है क्योंकि वो ऐसे हवा ऐसे पानी नाल बन रही है। बिल्कुल वही सब्जियां उसी गंदे पानी में उग रही हैं और हम खा रहे हैं। ते हुन इमेजिन करो कि वो क्लास ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਾਲ, ਮੱਲਾ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੱਦੇ ਤੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਗੇੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਖੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿਡ ਹਾਂ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੂੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ एक फलां प्रोजेक्ट बन रहा है। मतलब हम तो रावी के बस करीब पहुंच चुके हैं कि हम वहाँ पे भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। हम यही कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰੂਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ 1,10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਰਈ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੈਗਾ प्रोजेक्ट किमें शुरू कर सकते हो? और ए पाकिस्तान में नहीं है, रियल एस्टेट ए पूरी दुनिया में चेक कर रहे हैं। हर था रिवर फ्रंट नू और सी नू वेख्या ही एज अ रिसोर्स जानता है कि यहाँ पे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे लोग और असी अपनी बेचांगे। सो ए ख्याल क्योंकि माहौल दी गल है। ए महानूर ने अपने घर से शुरू किया। मैं महानूर दे घर गया तो महानूर ਪਲਾਂਟ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਜਲਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਬਰੁਕ ਕੇ ਤੌਰ पे। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਹਨੂਰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬੀਲ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਹਨੂਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह के पौधे हमें लगाने चाहिए। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲੀਨੇਟਿਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਅੰਬ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम अपने जिस जगह पे हैं उस जगह के हम लगाएं दरख्त। अभी हम आते हुए यही बात कर रहे थे, मैं और अबू ज़र रास्ते में हम देख रहे थे जो आपकी ग्रीन बेल्ट होती है सड़कों के ऊपर, उधर आपके मकामी दरख्त नहीं लगे हुए। तो जिसका मतलब ये है कि आप खूबसूरती के लिए दरख्त लगा लो और वो दरख्त हैं भी बहुत महंगे। तो हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर छाँव वाले या अपने मकामी दरख्त लगे हों तो वो हमारी जनरेशंस के लिए कितना बेहतर है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल भी हैं, इकोनॉमिकल सस्ते हैं और वो आपका टेम्परेचर नीचे लेके आते हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन पाम ट्रीज आपका टेम्परेचर नीचे नहीं लेके आते। You're right. वो खूबसूरत लगाएंगे, मोमेंटरली लगाएंगे खूबसूरत,
लेकिन हमारी जनरेशन्स को क्या फ़ायदा होगा, और अर्बनाइजेशन मज़ीद ख़राब। और हमें ज़रूरत तो इसी जो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आए, हमें वो प्लांटेशन करनी है रादर देन ब्यूटिफाइंग डिफरेंट सिटीज़। हमें उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, हमारी लोकल जो चीज़ें हैं उससे भी फेमिलियर हो, ताकि हमारी कोई उसमें इम्पैक्ट आए पॉजिटिव, हमारी हवा साफ़ हो, गर्मी का इम्पैक्ट कम हो। ये सारे फैक्टर्स हैं जो शायद ओपिनियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है इतने ज़्यादा। जी जी। और एक और मेरा ख्याल है गल करन दी लोड़ है कि रुख जड़ा है वो एक सिर्फ जैस्चर है, एक जैस्चर ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹਵਾ नहीं, फिर आप पहाड़ों का रुख करते हैं, आप खुली जगहों का रुख करते हैं, यू प्रेफर कि आप जाएं। अच्छा, ड्राइव से याद आया, बैक इन 2020 मैं जब एक चैनल पे थी तो वी स्टार्टेड अ ड्राइव प्लांटेशंस के हवाले से कि आपके घर में जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है, आपने उसके नाम का एक दरख्त या पौधा लगाना है। एंड दैट्स हाउ यू कैन ऐड ऑन। बहुत आप एक पौधा लगा ले, 2 पौधे लगा ले, बट आपके घर में कोई बेबी आ रहा है, कोई भी है, इवन ऑन योर बर्थडेज और स्पेशल ओकेजन, सारी चीज़ें और सारा कुछ है, तो आप उसके नाम का एक पौधा लगा लें। और माशाल्लाह हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट है आबादी के लिहाज से, अगर हम सब अपने अपने नाम का भी एक पौधा लगा ले तो इट्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट लॉट। बिल्कुल। लेकिन नाल ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਗੇ ਰੁੱਖ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ। ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਇੰਨੇ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗਲ ਰੁਖੜੇ ਹਰੀਅਲ ਪਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥਾ ਲਿਖਿਆ ਅਰਥ ਦਾ ਏਕਸ ਮਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀਦ ਤੋ ਇਹ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਰੁੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਟੋਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇੰਜ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈ ਝਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦਰੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿੰਝ ਦੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ है वो हवा खिंचती है। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मानूर, अब मैं आप चूँकि यू आर अ फिल्म मेकर एज वेल, आई रियली वांट कि आप अपना थोड़ा सा इस हवाले से बताओ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आपके जो सर्टेन इश्यूज़ जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये जो सिनेमा है या फिल्म है इसका इम्पैक्ट एक बहुत लार्जर ऑडियंस के ऊपर आता है एंड इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट समहाउ। आपने अगर एक मैसेज मास लेवल के ऊपर कन्वे करना है दैन फिल्म इज़ द या सिनेमा इज़ द सोर्स। आपका क्या प्लान है और मे बी व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन कि हम इस तरह की जो अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ फिल्म्स हैं या सिनेमा है लोगों को दिखाएं ताकि जो मैसेज शायद आज हम इस टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं या आप लोग अपने लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, मास लेवल के ऊपर भी हो। देखिए जी, फिल्म तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है टू एक्चुअली रीच पीपल और हमारे कुछ ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर क्लाइमेट की भी बात हो रही है और वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके लिए हम फंडिंग ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फंडिंग गैदर करना इज़ रियली इट्स अ बिग चैलेंज और स्पेशली मुल्क के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी सिनेमा गोर्स कम हो गए हैं, सिनेमाज आपके बंद हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इज़ नॉट दैट ईजी। उसके बावजूद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हम क्लाइमेट की बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जैसे लोग जो हमें एक्चुअली बुला लेते हैं और मैसेज, क्योंकि आप लोगों के चैनल मॉर्निंग शोज़ मैसेज देख रही होती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इन लोगों तक पहुँचे। दूसरी ये बात है कि सिनेमा के थ्रू तो एक तरीका है ही है, लेकिन जा के लोगों के पास उनसे ये बात करना, इन पर्सन ये बात करना भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने, मैंने और अबूज़र ने ये प्लान किया हुआ है कि हम एटलीस्ट पंजाब के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, गुजरांवाले से इस्लामाबाद तक, यहाँ हम रास्ते में जितनी भी जगह आती हैं हम जाएं डिफरेंट जगहों पे और हम लोगों से बात करें और वही सबील लगाएं हम। ओके, ये चीज़ हो रही है और साथ साथ फिल्म के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर भी क्लाइमेट की बात ज़रूर होगी क्योंकि वो एक ग्लोबली चीज़ जाती है। आई एम श्योर एंड आई एम ग्लैड कि यू आर डूइंग दैट। इन द एंड क्विकली हमें ज़रा रावी यात्रा के हवाले से भी अपना ये जो कैंपेन है वो भी बताइएगा और जो आप महाना संगत भी करते हैं उसके हवाले से भी बताइएगा। रावी तहरीक जी है, रावी बचाओ तहरीक कुछ साल पहले से इनिशिएटिव लिया ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਪੋਇਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲੱਗੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੇਸਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਸਟ, ਤਿੰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਸਟ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਓ ਲਿਬਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੂਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂ ਵਸਿਆ, ਰਾਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਸਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤਰੀਨ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਵੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੈਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੱਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜੁੜੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੁਰਨੇ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਲ ਦੁਆਲ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ
ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੰਢ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੱਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੰਬਰ 2 ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕੋ ਬੇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਨੇਚਰ ਬੇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਵਾਸ ਚੁੱਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ चिड़िया दे होवन दे नु महसूस करने की लोड़ है। I'm sure और आपकी अल्लाह करे ये कैंपेन कामयाब रहे और हम अपने तौर पे कोशिश करते रहेंगे कि हम यहाँ पर इस तरह की कोई ना कोई डिस्कशन ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच महानूर, बहुत शुक्रिया आपका भी और अबूज़र आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। अबूज़र माधू और महानूर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अगले मेहमान की तरफ जाने से पहले हम ज़रा किचन का रुख करेंगे जहां पर शेफ़ नदीम चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक। बहुत क्या बना रहे हैं आज आप? जी आज हम बना रहे हैं होममेड ब्रोस्ट। होममेड ब्रोस्ट। हम इसे इंजेक्टेड भी कर सकते हैं और जो होममेड जो है ना बड़े ब्रांड से मिलता है, तो हम इस स्टाइल में जो है ना बनाएंगे होममेड। ठीक है, ये जरा तो कैमरे में भी दिखा दें। ये प्लीज जरा दिखाइए, बड़ा क्रंची क्रंची और बड़ा मजे का, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जी अब हम इसका जो है ना मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम इसकी करेंगे डिफैटिंग, जो कि घरों में और छोटे रेस्टोरेंट के अंदर इसकी अवेयरनेस नहीं होती है, तो हम इस तरह से जो है ना इसका निकालेंगे ब्लड। ओके, ये प्लीज जरा दिखाइएगा। तो एक इसके अंदर ना छोटी छोटी रेन होती हैं, तो उनकी डिफैटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और जैसे वो ब्लैक हो जाता है चिकन तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता। यस 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 बिल्कुल, यही इसकी वजह होती है। तो ये जैसे थाई पीस है उसके अंदर रेंज होती हैं, तो हमने जो है ना यूँ इस तरह से करके इसका डिफैटिंग करनी है। ठीक है, तो इसके बाद अच्छा इसके बाद ही हम इसको रखेंगे पानी के अंदर। मैक्सिमम जो है ना अदरक लहसुन और सिरका और सॉल्ट और हल्दी मैक्सिमम कुछ 4 घंटे हम इसे डिप करके रखेंगे। तो इसका जायका जो है ना बहुत अच्छा आएगा। और सिरके के अंदर सिरका इसके जो है ना मसाज खोलेगा। और इसके बाद हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। 1 kg चिकन, और हम इसे इंजेक्टेड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी साइड पे हमारा जो है ना डीप फ्रायर होममेड तैयार है। वो भी टेम्परेचर जो है ना 150 डिग्री सेंटर के ऊपर जो है ना उसका टेम्परेचर होना चाहिए। और इसमें हम क्या क्या ऐड करें जरा इसमें हम जो है ना रेड पेपर ऐड करेंगे 30 ग्राम 1 kg में। ठीक है। और ये मैक्सिमम जो है ना 1 टीस्पून आपका 5 ग्राम का होता है, तो हम जो है ना 5 यूज़ करेंगे। 1 kg चिकन है। ठीक है। तो इसके बाद हम सॉल्ट यूज़ करेंगे 20 ग्राम। ओके, तो जी ये हमारा सॉल्ट हो चुका। और इसके बाद हम इसमें हल्दी 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। और अदरक लहसुन की पेस्ट हम यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छा, इसको मैरिनेट करने के बाद आप इसको डीप फ्राई करेंगे? यस, हम इसे हम जो है ना टार्ड होने के लिए मैक्सिमम जो है ना को आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे। ठीक है। तो हॉट सॉस यूज़ करेंगे, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैक्सिमम आधा घंटा रखेंगे। और इससे पहले हमने जो पानी के अंदर डिप करना है वो प्रोसेस इसका बहुत ज़रूरी है। और इसका डिफैटिंग करना, पहले अच्छे से डिफैटिंग करें और उसके बाद जो है इसको अच्छे से मैरिनेशन करने के बाद मैक्सिमम कुछ 10 से 15 मिनट अच्छे से मैरिनेशन करें। मैरिनेशन करने के बाद
आप इसको फ्रिज में रख दें। ठीक है, आप ज़रा ये वाला प्रोसेस करें। मीनवाइल हमारे साथ जो अगले मेहमान हैं मैं उनका तारुफ भी करा दूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जी, आज हमारे पास इस्लामाबाद पुलिस से एक बहुत ही काबिल फ़ख्र ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली भी कह लें सर बुलंद किया है। हम बात करें बॉक्सर अली नवाज़ की, जिन्होंने अमेरिका में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2025 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, दूसरी पोजीशन हासिल की, सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और इससे कबल भी अगर बात करें तो जो हमारे पास अली नवाज़ मौजूद हैं वो पुलिस के फ़राइज़ तो सरअंजाम देते हैं लेकिन नेशनल लेवल पर कई मुकाबलों में कामयाबी समेट चुके हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस कामयाबी पे। कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया यूएसए में आके, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया अपने मुल्क को कौम के लिए। ज़बरदस्त। तो अली नवाज़, मुझे थोड़ा सा इस वर्ल्ड पुलिस गेम्स के हवाले से बताएं। ये हर साल होती हैं और इसमें कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है इस टूर्नामेंट का? जी, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होते हैं ये हर 2 साल बाद होते हैं। 2023 में ये कनाडा में हुए थे, बट इस टाइम ये यूएसए में हुए, और इसके अंदर जो दुनिया के पुलिस एम्प्लॉयज़ होते हैं, फायर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तकरीबन 70 से ज़ायद ममालिक होते हैं इसमें। ओके, और आपने जब ये आप किस राउंड तक पहुंचे और आपने जो दूसरी पोजीशन हासिल भी की, आपके ओपोनेंट कौन खेल रहा था? जी, मैंने फाइनल में क्वालिफाई किया। फाइनल में मेरे सामने ऑस्ट्रेलिया का हरीफ था जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स का पार्टिसिपेंट था बगौर उसके। तो उससे मेरी काफ़ी टफ फाइट रही, जो कि मैं समझता हूँ मेरी हार नहीं थी, क्योंकि जजेस का वो फैसला था तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको ओवरकम करूँगा, मैं इसको गोल्ड मेडल में बदलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 साल बाद। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। तो अब मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है आप एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, उसके साथ साथ आपने अपना शौक़ को भी परस्यू करना है। क्या कैसे टाइम मैनेज करते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स कैसे करते हैं? देखें, हमारी नॉर्मली 12 घंटे की हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, तो हमें तकरीबन ड्यूटी के बाद बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। लेकिन जब आप पैशनेट होते हैं अपने स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि मैं 2010 से बॉक्सिंग कर रहा हूँ, ओके। बचपन से अपने, तो मैंने पुलिस 2019 में ज्वाइन की है, तो मैं अपनी गेम को लेके ज़्यादा पैशनेट हूँ। तो आफ्टर ड्यूटी आवर्स में अपनी ट्रेनिंग को टाइम देता हूँ, इवन दो कि दिन में 2 दफ़ा भी ट्रेन करता हूँ। अच्छा, ओके। तो आपको पुलिस, ज़ाहिर है आई एम श्योर कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी उतनी ही सपोर्ट मिलती होगी और आप इसीलिए इसको परस्यू कर रहे हैं। इस कंपटीशन में सिल्वर मेडल लेने पे कैसा रिस्पांस था डिपार्टमेंट का, आपके जो सीनियर्स हैं उनका? जी, देखें, जब मैंने इस गेम में नामजद हुआ था, मैं जब इस गेम्स के लिए जा रहा था, तब आईजी साहब ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने सारे मेरे जो मामला थे उनको रिजॉल्व किया। जितने भी मेरे मसाइल थे डिपार्टमेंट से लेके, मेरे ट्रेनिंग से लेके, तमाम तरह को उन्होंने रिजॉल्व किया। और अभी जब मैं मेडल जीता हूँ, इसके बाद भी आईजी साहब ने मुझसे पूरी सपोर्ट की है। मुझे पूरा अपने बच्चों की तरह प्यार किया है कि बेटा आप पाकिस्तान आओ, आपको वेलकम करेंगे, और उन्होंने पूरी अपनी तरफ से सपोर्ट की है मुझे। आई एम रियली ग्लैड। और आगे आपने क्या प्लान किया हुआ है अपनी बॉक्सिंग के इस करियर को, साथ साथ जो आप ज़ाहिर है एक जॉब कर रहे हैं और आपके मुताबिक बड़ा मुश्किल तरीके से आपको मैनेज करना पड़ता है, आगे कोई ऐसा कंपटीशन जिसमें आपने प्लान किया हुआ है कि आपने पार्टिसिपेट करना है? जी, देखें, जब हम गेम्स होते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें रिलीज कर दिया जाता है, ड्यूटी से हमें माफ़ कर दी जाती है कि अपनी ट्रेनिंग को टाइम दें आप। और अब क्योंकि मैंने वर्ल्ड लेवल पे सिल्वर मेडल हासिल किया वर्ल्ड पुलिस गेम्स में, जो कि पाकिस्तान की बॉक्सिंग में पहली दफ़ा का ऐसा मेडल है जो मैंने हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ जाना है, जो कि 12 राउंड की होती है, और इंशाल्लाह उसमें एशिया टाइटल अपने मुल्क के और अपने डिपार्टमेंट के नाम करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे ये बताएं कि कुछ भी कहना चाहें हमारे देखने वालों को, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे जो अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं लेकिन साथ साथ अपने पैशन को भी परस्यू कर रहे हैं। एनीथिंग यू वांट टू से टू देम?
जी देखिए, मैंने हमेशा से कहता आया हूँ कि नेवर गिव अप। आप जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो उस पे बिल्कुल डटे रहें, अपने इरादे पुख्ता रखें। और जब इंसान गिव अप कर देता है, किसी चीज़ को छोड़ देता है, पीछे हट जाता है, तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। हर्डल्स आते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने इरादों पे डटे रहना चाहिए इंसान को। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच अली नवाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई एम श्योर कि डिपार्टमेंट पाकिस्तान को आप पे फ़ख्र है कि आप अपनी ड्यूटी के साथ अपने इस शौक़ को पूरा करें। और उसमें इस्लामाबाद पुलिस को भी बड़ा क्रेडिट जाता है जी कि वो अपने ऑफिसर्स को इस तरह से सपोर्ट करें एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर इंटरनेशनली पाकिस्तान को ऐसा को पुलिस ऑफिसर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते चूँकि नदीम चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा हम प्रोग्रेस जान लेते हैं। नदीम साहब हमें जरा क्विकली बता दें क्या चल रहा है आपके किचन में। जी हमारा ब्रोस्ट जो है ना वो तैयार हो रहा है और मैं फाइनल अपने व्यूवर्स को ये भी बता दूं कि हमने ब्रेडिंग इसकी कैसे करनी है। बिल्कुल ठीक है। हमने जो है ना चिकन मैरिनेशन लेके उसे जो है ना हमने पहले से मैदे के अंदर स्कूप करना है। मैदे के अंदर स्कूप करना है। मैदे के अंदर हम ब्रेडिंग कर सकते हैं, इसके अंदर जो है ना सीजनिंग डाल सकते हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर। ठीक है। और ये मैदे के अंदर सीजनिंग, वो मैदे का जो क्रम्स है उसका जायका बहुत अच्छा आता है। और हमने जो है ना इसको इस तरह से करने के बाद पानी में से जो है ना कोई इसका 3 से 4 सेकंड पानी अच्छी तरह से स्टेन करना है। और पानी भी आपका 10 डिग्री सेंटर के ऊपर होना चाहिए। गर्मियों में अक्सर जो है ना उसकी ब्रेडिंग अच्छी आती है। जब आपका पानी थोड़ा सा ठंडा होगा तो इस तरह से हमारा जो है ना ब्रेडिंग तैयार होगी। फिर हम इसे स्कूप करेंगे। फर्स्ट में जो है ना इसको अच्छी तरह से दबाएंगे जब फर्स्ट मैदे में करेंगे, और सेकंड बार जो है ना इसे हल्का हल्का मैदे में पुश करेंगे ताकि उसकी ब्रेडिंग जो है ना वो बहुत अच्छी आए। जैसे कि ये देखिएगा अभी थोड़ी सी और होगी। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि हमारी जिस तरह से ये ब्रेडिंग आ चुकी है, तो हमारा यहाँ पे आप जो है ना हम इसके 1 डिग्री डीप फ्राई करेंगे 150 डिग्री सेंटर के ऊपर। और अगर घर में फ्रायर इसका टेम्परेचर का बहुत इशू होता है तो हम जो है ना घर में क्रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोप के ज़रिए हम जो है ना इसका टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा 1 डिग्री सेंटर के ऊपर। नदीम साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये हर चीज़ का टेम्परेचर चेक करते हैं। अभी मैं देख रही थी कि ऑफर भी के ऑयल का जो टेम्परेचर है इन्होंने चेक किया है कि कितना है, उसका रूम टेम्परेचर चेक करके उसके बाद चीज़ों को डीप फ्राई करें या जो भी करें। और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ओवर कुक ना हो या कच्चा ना रह जाए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि घर में ये अवेयरनेस जो है ना होम में बिल्कुल नहीं होती है, तो हम जो है ना ब्रांड जैसी सहूलत जो है ना घर में बना सकें और हमें इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और जो है ना इस तरह से फिर हमारा इसकी शेप आएगी और इससे हम टाइम देंगे मैक्सिमम 12 से 13 मिनट। ठीक है, परफेक्ट। चलें, थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। ये फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा दें। जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, थैंक यू। बस थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नदीम चीमा शेफ हमारे साथ मौजूद थे। ये फाइनल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ब्रोस्ट अवेलेबल है और ये हमने आपको बता दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।